तो अब ब्लू शर्ट्स नहीं होगा, ग्रीन शर्ट नहीं होगा, ब्लैक शर्ट नहीं होगा, रेड शर्ट है तो देखिए बिल्कुल लाल कुर्ता या रेड। बच्चों के शोषण से, महिलाओं के वस्तु के सामने क्रय विक्रय से, बेगार प्रथा से, बलात्सरम से आदि की चर्चा कहाँ है दोस्तों? 23 में है। इससे सीखे थे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और यही चीज़ वहाँ से लिए थे। अम्बेडकर किस में भाग लिया था? अम्बेडकर तीनों में भाग लिया था। पूछेगा मुस्लिम लीग किस में भाग लिया? बक लोग करते हैं ना, बक मत करो, बक मत करो। बक माई बक याद रखेगा दोस्तों, बक माई बक याद रखेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एज एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तेकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बिहार शिक्षक प्रारंभिक परीक्षा 7वें चरण की होने वाली है, जिसका आयोजन बीपीएससी करेगी, और यह परीक्षा 24 अगस्त को होने वाली है। तो उसी कड़ी में डिस्कवरी एज एकेडमी संस्था के द्वारा जो है इतिहास के संभावित प्रश्नों की सूची तैयार की गई है, जो आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। और याद रहे, मैं कल भी सूचना दिया हूं कि इसके बाद जो है बिहार स्पेशल की सूची तैयार हो चुकी है, और यानी परसों से आप लोगों को बिहार स्पेशल का वीडियो मिलेगा। तो चलिए आज की कड़ी में हम लोग यही शुरू करते हैं। आज का टॉप 30 देखते हैं हिस्ट्री का संभावित प्रश्नों की सूची क्या क्या है, और यह आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है, कमेंट में बताइएगा, और अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों की सूची को। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में हम पूरी बात बताएंगे, आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले याद रखिएगा, बंगाल क्षेत्र में, सबसे पहले दोस्तों ये याद रखिएगा कि बंगाल क्षेत्र में एक आंदोलन हुआ था। नील आंदोलन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा नील आंदोलन जो है बंगाल क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। नील आंदोलन दोस्तों कहाँ हुआ था? ये याद रखिएगा बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? बंगाल में हुआ था। या अब याद रखिएगा नील आंदोलन जो बंगाल में हुआ, ये कब हुआ था? तो ये डेट है 1859 ईस्वी को दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा, ये डेट कब है दोस्तों? 1859 ईस्वी को बंगाल में नील आंदोलन हुआ था। याद रखिएगा, एक सवाल और पूछ सकता है कि बंगाल में जो यह नील आंदोलन हुआ था कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा नदिया जिला से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? नदिया जिला से। अब सवाल पूछेगा, इसी आंदोलन से संबंधित दोस्तों एक नाटक लिखी गई थी, उस नाटक का नाम था नील दर्पण। उस नाटक का नाम क्या था दोस्तों? नील दर्पण नाम था। अब सवाल उठता है कि ये नील दर्पण जो है किस भाषा में और कौन लिखा था? तो याद रखिएगा, इस नील दर्पण नाटक जो था ना, इसको दीनबंधु मित्र लिखे थे। कौन लिखे थे? दीनबंधु मित्र लिखे थे। दीनबंधु मित्र लिखे थे, और ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में दोस्तों? बांग्ला भाषा में लिखा गया था। अब सवाल हुए बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों पहले कि नील दर्पण नाटक जो है दीनबंधु मित्र लिखे थे, किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। एक सवाल और पूछ सकता है कि इस आंदोलन से कौन दो बड़े नेता जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो बड़े नेता इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब सवाल पूछेगा कि इसी नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों मधुसूदन दत्त किए थे। मधुसूदन दत्त किए थे। तो अब देखिए दोस्तों, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैं सारी जानकारी यहाँ पर दिया हूँ नील दर्पण के बारे में कि नील दर्पण किस समय का, किस विद्रोह का उपज था। याद रखिए नील आंदोलन बंगाल की नदिया में हुआ था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और इसके दो बड़े नेता थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अब ये आंदोलन हुआ कब था? 1859 ईस्वी में। इसी से संबंधित, इसकी समस्याओं संबंधित एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम था नील दर्पण। ये क्या था? नाटक था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किए थे? मधुसूदन दत्त किए थे। और दीनबंधु मित्र जो नील दर्पण लिखे थे वो किस भाषा में लिखे थे? याद रखिएगा बांग्ला भाषा में। तो अब देखिए इसमें प्रश्न में उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका दीनबंधु मित्र नहीं होगा। यहाँ पूछा अंग्रेजी अनुवाद, जेम्स लॉग नहीं होगा, एंटोनियो ग्राम्स्की नहीं होगा,
माइकल मधुसूदन दत्त, इसका दोस्तों उत्तर यही होगा। तो इसीलिए हम लोग दोस्तों ये याद रखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा दोस्तों, अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका है? मैं बहुत दिनों से दोस्तों बोलता आ रहा हूँ, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया में ना स्टेटमेंट वाला सवाल जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसा मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि यह सवाल पूछा जा सकता है, एक न एक आ सकता है। तो यह कथन किसका है? याद रखिएगा, यह कथन जो है मैकाले का है। किसका है? मैकाले का, है ना। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा यह कथन दोस्तों किसका है? तो मैकाले का। अब सवाल पूछेगा कि मैकाले के अनुशंसा पर कोई कदम उठाया गया था क्या था? बिल्कुल, याद रखिएगा मैकाले के अनुशंसा पर ही, मैकाले के अनुशंसा पर, मैकाले के अनुशंसा पर जो है ना दोस्तों 1835 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 1835 ईस्वी में पूछेगा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसके कहने पर आया था और कब आया था? तो याद रखिएगा मैकाले के कहने पर ही 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आया था दोस्तों। याद रखिएगा अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम किसके कहने पर आया था, किसके अनुशंसा पर आया था? तो मैकाले के कहने पर अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 में आया था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ये ध्यान रखेंगे, इस कथन को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा, सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे पंजाब हिंदू सभा का स्थापना कौन किया। मैं पूरी बात बता देता हूँ, उत्तर अपने आप निकल के आ जाएगा। पंजाब हिंदू सभा के संस्थापक जो थे 2 लोग थे दोस्तों, है ना। याद रखिएगा कितने लोग थे? 2 लोग थे। एक थे UN मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? एक थे UN मुखर्जी, एक थे दोस्तों UN मुखर्जी, एक थे दोस्तों कौन? UN मुखर्जी। और दूसरा कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, दूसरे, पहले का नाम है UN मुखर्जी और दूसरे का नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, लालचंद सेन। इस प्रश्न को फिर से करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह ध्यान में रखिएगा। पंजाब हिंदू सभा, पहले तो याद रखिएगा पंजाब हिंदू सभा के बारे में हम पूरी बात बताते हैं, कब हुआ था, कौन क्या था। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 2 व्यक्ति, स्थापना में 2 व्यक्ति का नाम आता है दोस्तों। एक का नाम है UN मुखर्जी, एक का नाम दोस्तों क्या है? UN मुखर्जी, ठीक है ना। और दूसरा का नाम क्या है दोस्तों? लालचंद सेन। दूसरा का नाम क्या है दोस्तों? लालचंद सेन। अब सवाल उठता है इस हिंदू महासभा का उद्देश्य क्या था? तो याद रहे उद्देश्य इसका बिल्कुल कट एंड क्लियर था, क्या कि हिंदू धर्म के रियल विचार, प्राचीन विचार को दिखाना और इसमें फैले हुए आडंबर तत्व का विरोध करना था। ये ध्यान में रखिएगा, मैं बोल दिया हूँ, इसके प्राचीन तत्व के बारे में बताना, इसको प्राचीन हिंदू धर्म की व्यवस्था थी उसके बारे में प्रचार प्रसार करना और इसके कट्टरवादी तत्व को खत्म करना। अब लास्ट बच रहा है पंजाब हिंदू सभा का स्थापना जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा पंजाब हिंदू सभा का स्थापना जो है दोस्तों 1909 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा 1909 ईस्वी में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पंजाब हिंदू सभा का स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी में हुआ था। 1909 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर 4 नंबर जाते हैं। अब है वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये एका आंदोलन के बारे में अब हम सारी बात बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले पूछेगा एका आंदोलन का प्रारंभिक होने का वर्ष क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों 1921। सवाल पूछेगा कि एका आंदोलन हुआ कहाँ था? तो याद रखिएगा एका आंदोलन जो है अवध क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में है ना। अब पूछेगा एका आंदोलन के सबसे बड़े
आंदोलनकारी नेता कौन थे? तो याद रखिएगा मदारी पासी। कौन थे दोस्तों? तो मदारी पासी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, मदारी पासी, है ना। तो अब देखिए किस प्रदेश में एक आंदोलन चलाया गया था? अब इससे आपको उत्तर निकल रहा है। देखिए तो बिहार होगा क्या? नहीं। पंजाब होगा? नहीं। बंगाल होगा? नहीं। यूपी होगा। ये ध्यान में हम लोग रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में बढ़ेंगे हम लोग, और 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जिसको लाल कुर्ता कहा जाता था। क्या कहता था दोस्तों? लाल कुर्ता। याद रखिएगा दोस्तों, लाल कुर्ता ये कहा जाता था। इसी को इंग्लिश में रेड शर्ट कहा जाता था दोस्तों। इसी को इंग्लिश में रेड शर्ट कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। अब ये आंदोलन जो हुआ था, ये आंदोलन लाल कुर्ता आंदोलन जो हुआ था, इसको जो है ना दोस्तों, खुदाई खिदमतगार के द्वारा संचालित किया गया था। याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार के द्वारा संचालित किया गया था। तो सवाल क्या पूछा है और इसको किस नाम से जानते हैं? तो अब देखिएगा इसका ऑप्शन इसमें मिलता है क्या? कहीं है ये सब चीज़? तो अब ब्लू शर्ट्स नहीं होगा, ग्रीन शर्ट नहीं होगा, ब्लैक शर्ट नहीं होगा, रेड शर्ट है तो देखिए बिल्कुल लाल कुर्ता या रेड शर्ट ये नहीं होगा। तो यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, क्या इनका एक और नाम, खान अब्दुल गफ्फार खां को ना सीमांत गांधी भी कहते थे। इसी को हम लोग क्या बोलते थे? सीमांत गांधी। प्रश्न ये भी पूछता है कि सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां। फिर सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न कब मिला था? 1987 ईस्वी में दोस्तों, 1987 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी कि खान अब्दुल गफ्फार खां को कौन से पुरस्कार से भारत सरकार ने नवाजा था? तो याद रखिएगा भारत रत्न के पुरस्कार से नवाजा था। और कब नवाजा था? 1897 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे 6ठा नंबर सवाल दोस्तों। 6ठा नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों। 6ठा नंबर सवाल है, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण। बेगार याद रखिए क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत अच्छा लेक्चर देंगे हम। वो किस नाम से जाना जाता है? जमींदारों के द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, हम समझाते हैं, पहले लेक्चर देते हैं इसका। अंग्रेज शासनकाल में एक्चुअली में हुआ था क्या दोस्तों? ये ध्यान में रखिएगा, जब हमारे यहाँ अंग्रेज की सत्ता थी तो अंग्रेज की सत्ता के समय में ये बेगार प्रथा का प्रचलन बढ़ा था, बेगार प्रथा का। और ये बेगार प्रथा होता क्या था? तो ये होता था कि आपसे काम करवाने के बाद उसके एवज में काम करवाने के बाद जो है एवज में पारिश्रमिक नहीं मिलता था, मेहनताना नहीं मिलता था। तो याद रखिएगा बेगार यही कहलाता था। तो यहाँ तो वही चीज़ है ना। तो अब इसको हम पहले इसका उत्तर देंगे और फिर इसी प्रश्न को हम पॉलिटी से कनेक्ट करेंगे। याद रखिएगा जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण किससे संबंधित है? तो इसमें देखिएगा क्या लिखा हुआ है? बेथी से। यही उत्तर होगा। मेथी से नहीं होगा, साथी से नहीं होगा, बीती से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। याद रखिएगा अंग्रेज समय में ही इसी का नाम क्या पड़ा था? बेथी पड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या नाम पड़ा था? बेथी। अब देखिएगा बेगार प्रथा का कनेक्शन हम संविधान से दिखाते हैं दोस्तों। कहाँ से दिखाते हैं दोस्तों? संविधान से। देखिएगा एक प्रश्न पूछेगा कि संविधान में बेगार प्रथा का प्रचलन या बेगार प्रथा पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद से लगाने की बात कही गई है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारे संविधान में एक भाग है, एक अध्याय है, उस अध्याय का नाम है भाग 3। उस अध्याय का नाम क्या है दोस्तों?
भाग 3। और भाग 3 में दोस्तों एक सेक्शन है, और भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? भाग 3 में जो है आर्टिकल ना दोस्तों 12 से लेकर कहाँ तक है? 35 तक है। इसी 12 से 35 में दोस्तों एक अनुच्छेद है, एक सेक्शन है जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या नाम है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक सेक्शन है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब सवाल पूछेगा कि सर आप बोलिए कि बेकार प्रथा का इसमें कहाँ पर है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 ही अनुच्छेद है दोस्तों, एक अनुच्छेद है 23 और एक अनुच्छेद है 24। तो 24 अनुच्छेद जो है ना दोस्तों बच्चों के शोषण से संबंधित है, याद रखिएगा, या पूछा सकता है बच्चों के शोषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 24 याद रखिएगा, बच्चों के शोषण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 24। और पूछेगा महिलाओं के शोषण से, बच्चों के शोषण से, बेगार प्रथा से, बलात् श्रम से, है ना, इस तरह की चीज़ें पूछा जाए। मैं फिर से बोल देता हूँ, बच्चों के शोषण से, महिलाओं के वस्तु के शोषण क्रय विक्रय से, बेगार प्रथा से, बलात् श्रम से आदि की चर्चा कहाँ है दोस्तों? 23 में है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 में है, देखिए दोस्तों फिर यह कथन आया है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, जितने प्रतिभागी मुझे देख और सुन रहे हैं याद रखिएगा, आधुनिक भारत मॉडल टेस्ट मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन सेक्शन में जहाँ पर भी स्टेटमेंट वाला सवाल मिले उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, वहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। यह प्रवृत्ति होती है मॉडर्न इंडिया में, और खास करके बिहार बीपीएससी जो आयोजित होती है वहाँ से कथन जरूर पूछ लेते हैं वो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। झुकना नहीं चाहिए, कब तक नहीं झुकना चाहिए? जब तक कि भारत में एक पुरुष या एक कोई महिला या एक बच्चा भी जीवित है तब नहीं झुकना चाहिए। यह कथन किसका है? याद रखिएगा, यह कथन किसका है? गुजरात में गांधी का? नहीं। कौन कहा था और कहाँ कहा था पूछ रहा है? लाहौर में जवाहरलाल नेहरू का? यही उत्तर सही होगा दोस्तों। बंगाल में एस.एन. बनर्जी का? नहीं। सिंगापुर में बोस का? नहीं। ई नंबर भी नहीं। ये किसका होगा दोस्तों? लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अब इस पर लेक्चर सुनिएगा दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं सबसे पहले लाहौर में रावी नदी के किनारे रावी नदी के किनारे अपने देश का एक झंडा फहराए थे, और वो झंडोत्तोलन जब हो गया था तब उसी के बाद ये कथन वो कहे थे कि हमारे, या पुनः याद रखें कि अब झंडा लहरा गया है और यह कभी भी नहीं झुकना चाहिए जब तक कि हमारे देश का एक बालक, एक महिला, एक बालक, एक पुरुष कोई भी जिंदा है तो झुकना नहीं चाहिए दोस्तों, ये बोले थे। अब सवाल उठता है यह कब बोले थे और झंडा कब फहराए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ये झंडा फहराए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा कि यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, और 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ये कहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रचलित था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहले याद रखिएगा, टीपू सुल्तान गद्दी पर, मैसूर की गद्दी पर कब बैठा? तो याद रखिएगा, टीपू सुल्तान जो है मैसूर की गद्दी पर 1882 ईस्वी में बैठेगा। याद रखिएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर, टीपू सुल्तान दोस्तों, प्रश्न फिर से करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? यह इस प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले हम टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे, और राजधानी के बारे में तो पता चल ही जाएगा। तो याद रखिए, टीपू सुल्तान के बारे में पूछ सकता है कि यह मैसूर की गद्दी पर कब बैठा था, मैसूर के राज गद्दी पर
कब बैठा था, याद रखिएगा, ये 1782 ईस्वी में, 1782 ईस्वी में मैसूर के राजगद्दी पर बैठा था। और बेचारे इनकी मृत्यु कब होती है, 1799 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती। ये तो हो गया एक ट्रेडिशनल फैक्ट। और जब यह मैसूर की राजगद्दी पर बैठे तो ये अपनी राजधानी के रूप में श्रीरंगपट्टनम को प्रचलित किए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से और पूछा जा सकता है कि टीपू सुल्तान मैसूर की राजगद्दी पर बैठे था, ठीक है, 1782 श्रीरंगपट्टनम, ये ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों 9 नंबर, स्वतंत्रता, समानता और प्रेरणा। यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है दोस्तों कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का प्रेरणा भारतीय संविधान कहाँ से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बारे में भी हम लेक्चर देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर बंधुत्व शब्द भी जोड़ देना तो परेशान नहीं होना है। बंधुत्व, देखिएगा, हम एक देश है दोस्तों फ्रांस, एक यूरोपीय देश है क्या, फ्रांस। फ्रांस में क्रांति हुई थी, आंदोलन हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1789 ईस्वी में। किसके खिलाफ हुआ था, तो याद रखिएगा, सामंतों के खिलाफ हुआ था। सामंतों के खिलाफ आंदोलन हुआ था। सामंतों के खिलाफ क्या हुआ था दोस्तों, आंदोलन हुआ था। अब सवाल पूछेगा कि इस आंदोलन का नारा क्या था, जो लोग दिए थे इस आंदोलन में, तो याद रखिएगा, आंदोलन का नारा था समानता के आधार पर, स्वतंत्रता के आधार पर और बंधुत्व के आधार पर। तो इससे हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लोग इससे सीखे थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, और यही चीज़ वहाँ से लिए थे। तो अब पूछा गया है प्रेरणा कहाँ से आई है, तो मिलाइए इसमें, अमेरिकी क्रांति से नहीं, फ्रेंच की क्रांति से, यही उत्तर होगा दोस्तों। फ्रेंच को ही क्या बोलते हैं, फ्रांस बोलते हैं। बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन है ना, सीक्रेट सोसाइटी, अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसके बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम बताते हैं ये जिस व्यक्ति ने स्थापित किया है उस व्यक्ति का नाम क्या है। उसका नाम है दोस्तों वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। याद रखिएगा दोस्तों, ये व्यक्ति जो है 1899 ईस्वी में मित्र मेला संघ का स्थापना किया था दोस्तों। मित्र मेला संघ का स्थापना किया था, ये सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मित्र मेला संघ का स्थापना किया था और बाद में 1904 में दोस्तों अभिनव भारत, यही 1904 में दोस्तों अभिनव भारत का स्थापना किया था। किसका किया था, अभिनव भारत का स्थापना किया था। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलूँ कि 1899 में जो मित्र मेला संघ की स्थापना वी.डी. सावरकर ने किया, यही चीज बाद में अभिनव भारत में ये मिल गया था, ठीक है ना। तो एक गुप्त संगठन की स्थापना किसने किया था, अभिनव वी.डी. सावरकर ने। इसका उत्तर देखिए तो कहीं मिल रहा है, मंगल पांडे तो नहीं होगा, भगत सिंह नहीं होगा, अभिनव भारत पूछा है तो क्या होगा, वी.डी. सावरकर। यह भी पूछेगा डेट, तो याद रखिएगा दोस्तों 1904 में। अब एक और चीज याद रखिएगा, प्रश्न पूछेगा अभिनव वी.डी. सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा बिल्कुल ये हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह ध्यान में हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, का भारत में उत्थान हुआ था। स्वदेशी आंदोलन मतलब हम अपने देश के आंदोलन करेंगे, अपने देश के वस्तु का प्रयोग करेंगे, विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे, इन तमाम तत्वों पर ध्यान रखना था। तो ये कब हुआ था, याद रखिएगा बंगाल विभाजन के समय में। याद रखिएगा कब हुआ था, बंगाल विभाजन के समय में हुआ था दोस्तों। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कौन घोषणा किया था, याद रखिएगा दोस्तों कर्जन किया था। कौन किया था, कर्जन किया था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन इसी के विरोध में, ये आंदोलन इसी के विरोध में शुरू हुआ था और स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ही था अपने देश के माल को प्रयोग करना और विदेशी माल का
बहिष्कार करना था दोस्तों। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जालियांवाला बाग त्रासदी विरोध इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका डेट याद रखिएगा। ये कब है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? ये 1917 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था? ये भी 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट में क्या था दोस्तों? याद रखिएगा, इसमें क्या था तो याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट में ना दोस्तों, रॉलेट एक्ट में ना दोस्तों का यह काला कानून के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत क्या होता था? इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए 2 साल तक जेल में बंद रखा जा सकता था। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टी की सत्ता थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों कौन सा? लेबर पार्टी का। कौन पार्टी का? लेबर पार्टी का दोस्तों, याद रखिएगा, लेबर पार्टी का। और लेबर पार्टी का पीएम कौन था दोस्तों? एटली थे, क्लीमेंट, सर क्लीमेंट एटली थे। उनका पीएम का नाम क्या था? सर क्लीमेंट एटली। तो देखिए तो इसमें कहीं है कंजर्वेटिव पार्टी नहीं, लिबरल पार्टी नहीं, लंबर लिबरल गठन नहीं, क्या होगा दोस्तों? लेबर पार्टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स आंदोलन किसने आरंभ किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसका प्रश्न का हम व्याख्या देंगे और व्याख्या के बाद जो है यह प्रश्न आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। रेड शर्ट्स आंदोलन, याद रखिएगा, एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उसका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा दोस्तों। ये इन्हीं के द्वारा जो है खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी। खुदाई खिदमतगार की स्थापना की गई थी। अब सवाल पूछेगा कि कौन सा आंदोलन चलाता था? याद रखिएगा, लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट आंदोलन। लाल कुर्ती या रेड शर्ट दोस्तों, लाल कुर्ती आंदोलन या रेड शर्ट्स आंदोलन, ये भी ध्यान में रखिएगा। रेड शर्ट्स है ना दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? बिल्कुल ए ही होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। बाकी ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर पर। और 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा हुआ है? 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, 1857 की क्रांति क्यों हुई थी? मेरठ से हुई थी। और रॉयल एक इनफील्ड राइफल था, उसमें जो गोली लगती थी उस गोली के मुंह पर जो है एक ढक्कन लगा होता था, वो गाय और सूअर की चर्बी के लेप से होता था। उसको मुंह से दांत से खींचकर खोलना पड़ता था और फिर जाके गोली को बैरल में डाला जाता था। इससे दोनों धर्म के भाइयों को नुकसान होता था, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। इसीलिए यह आंदोलन जो है तेज पकड़ा था और यह आंदोलन मेरठ से प्रारंभ हुआ था। तो सवाल क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से 1857 के आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा, भगत सिंह नहीं जुड़े हुए हैं, तात्या टोपे यही जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा दोस्तों। बीजी तिलक नहीं जुड़े हुए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा तात्या टोपे जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब याद रखिएगा, तात्या टोपे कहाँ से थे? तो कानपुर से थे दोस्तों। तात्या टोपे कहाँ से थे? कानपुर से थे। और ध्यान में यह भी रखिएगा, ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। तात्या टोपे कहाँ से जुड़े हुए थे? तो याद रखिएगा, तात्या टोपे कहाँ से आंदोलन कर रहे थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, कानपुर से आंदोलन कर रहे थे। कहाँ से दोस्तों? कानपुर से। अब सवाल पूछेगा ये किसके कमांडर थे? तो ये नाना साहब के कमांडर थे। किसके कमांडर थे? नाना साहब के। याद रखिए, कल मैं बोला था नाना साहब का एक नाम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धोंदू पंत बोलते हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? धोंदू पंत। और तात्या टोपे का नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। याद रखिएगा दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंग। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब अगला सवाल को बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखेंगे हम लोग। 15वां नंबर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस
के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो परेशान नहीं होना है, राउंड टेबल, राउंड मतलब होता है गोल, क्या होता है? गोल। टेबल को हिंदी में मेज बोल सकते हैं, गोल मेज। कॉन्फ्रेंस को हम लोग क्या सम्मेलन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यही ना बन गया गोल मेज सम्मेलन। तो ये क्या हुआ था दोस्तों? ये 3 हुआ था। ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं। 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1932 में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन 1930 में और 1931 में और 1932 में प्रश्न पूछेगा कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग लिया था गांधी जी? याद रखिएगा, दूसरे अधिवेशन में। ये पहला अधिवेशन था, ये दूसरा अधिवेशन था और ये दोस्तों तीसरा अधिवेशन था। तो पूछेगा ना सवाल कि किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लिए थे? तो दूसरे अधिवेशन में। प्रश्न पूछेगा कांग्रेस किस अधिवेशन में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा, सॉरी पहला और इसमें नहीं भाग लिया था। पूछेगा अंबेडकर किस में भाग लिया था? याद रखिएगा अंबेडकर तीनों में भाग लिया था। पूछेगा मुस्लिम लीग किस में भाग नहीं लिया था? तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग इसमें भाग सब में, मोहम्मद अली जिन्ना इसमें भाग नहीं लिया था दोस्तों, सॉरी मोहम्मद अली जिन्ना जो है इसमें भाग नहीं लिया था दोस्तों। अब सवाल पूछा है कि इसका प्रधानमंत्री कौन था? तो चेम्सफोर्ड याद रखेगा, सॉरी रैमजे मैकडोनाल्ड याद रखेगा। कहीं पर देखे तो है रैमजे मैकडोनाल्ड, सर विंस्टन चर्चिल नहीं होगा, क्लेमेंट एटली नहीं होगा, है ना। विंस्टन चर्चिल तो पहले थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक थे। क्लेमेंट एटली कब थे दोस्तों? क्लेमेंट एटली 1946 वाला में थे, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ये होंगे इसका उत्तर, रैमजे मैकडोनाल्ड याद रखिएगा दोस्तों। कौन था पीएम उस समय में? तो यही पीएम थे, जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की ओर बढ़ेंगे और 16 नंबर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 16 नंबर देखेगा, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो याद रखिएगा इसका एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जॉर्ज पंचम इंडिया आ रहे थे। कौन आ रहे थे? जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम जब इंडिया आ रहे थे तो उसी समय वह वर्ष कौन सा था? तो 1911 था। और इसी समय में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। अब सवाल पूछा गया है, ये रद्द हो गया और इसी समय एक प्रस्ताव पास हो गया था कि अब कलकत्ता से राजधानी क्या बन जाएगा? दिल्ली बन जाएगा। कलकत्ता से राजधानी क्या बन जाएगा? दिल्ली बन जाएगा। इसीलिए अब प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रस्ताव पास हुआ 11 में और राजधानी कब बनेगा दोस्तों? 1912 में। बाकी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। फिट्स इंडिया एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। फिट्स इंडिया एक्ट, पहले याद रखिएगा ये एक्ट जिस समय आया वो वर्ष कौन सा था? तो 1784 था दोस्तों। कौन सा वर्ष था? 1784। प्रश्न पूछेगा, वर्ष हो गया, प्रश्न पूछेगा उस समय में किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। एक दिन शायद मैं क्लास में बोला था, रिपन का विचारधारा भारत के प्रति बड़ा उदारवादी था। जब यह एक्ट आया तो क्या काम हुआ? तो याद रखिए कार्य के तौर पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल BO, बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC कर दीजिए और यहाँ कर दीजिए BOD। इसी को बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोलते हैं क्या दोस्तों? नियंत्रण परिषद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियंत्रण परिषद। और ये था निरीक्षक। रियल में ये दोस्तों पहले से था, याद रखिएगा ये जो था पहले से था। मैं यहाँ लिंक देता हूँ, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन नियंत्रण परिषद नहीं था। अगर पूछ दे फिट्स इंडिया एक्ट में सबसे पहला चीज क्या स्थापित हुआ, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, नियंत्रण परिषद, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अब अपना उत्तर ढूंढिए, इसमें से है क्या? बिल्कुल होगा। 1784 देखिए तो कहीं है? बिल्कुल है, C नंबर प्रश्न होगा इसका उत्तर, 17 का C। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्तों, और 18 नंबर प्रश्न है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए
प्रोत्साहित किया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी एक उपन्यास लिखे थे, उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। क्या है दोस्तों? आनंद मठ। इस पुस्तक में ना दोस्तों सन्यासी विद्रोह के विषय वस्तु को, सन्यासी विद्रोह, इस पुस्तक में सन्यासी विद्रोह के विषय वस्तु को रखा गया था और इसी पुस्तक से वंदे मातरम को लिया गया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो आनंद मठ होगा इसका उत्तर। यहाँ ही खत्म नहीं होता है, अब सवाल बनता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी की जो गाना है वंदे मातरम सुजलाम सफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलाम, कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में गाया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, यह राष्ट्रीय गीत है और 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 ईस्वी के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया था। मैं फिर से बोल देता हूँ, कांग्रेस के 1896 ईस्वी, कांग्रेस के 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? तो याद रखिएगा रहमतुल्लाह किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से यह गाना लिया गया था, वंदे मातरम। यह हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है और यह कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था और उस वहाँ की अध्यक्षता रहमतुल्लाह किए थे। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। सबसे पहले और पहली बार जो INA की स्थापना हुई थी ना दोस्तों, वो रास बिहारी बोस के को जापान के सहयोग से, किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से स्थापित हुआ था, ये ध्यान में रखिएगा। जापान के सहयोग से INA स्थापित हुआ था। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, बाद में दूसरी बार में, सेकेंड बार में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है जनरल मोहन सिंह की सहायता से सिंगापुर में, जनरल मोहन सिंह, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जनरल मोहन सिंह की सहायता से सिंगापुर में INA की स्थापना हुई थी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछेगा कि सुभाष चंद्र बोस किसकी सहायता से? जनरल मोहन सिंह की सहायता से। और रास बिहारी बोस किसकी सहायता से? जापान देश के सहयोग से। तो देखिए उत्तर मिला आपका, जनरल करियप्पा नहीं होगा, जनरल मोहन सिंह यही होगा, जनरल मने ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, उत्तर क्या होगा दोस्तों? जनरल मोहन सिंह होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये तो करोड़ों बार हम बोल चुके हैं दोस्तों। जिस समय विभाजन हुआ था उस समय हमारे देश में वायसराय के पद पर सिर्फ और सिर्फ कौन था? लॉर्ड कर्जन था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बंगाल विभाजन के समय कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? यह पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जब 15 में भारत आए तो उस समय कौन सा आंदोलन सबसे पहले तुरंत भाग लिए थे? तो याद रखिएगा वो बिहार में था और वो आंदोलन कौन था? चंपारण सत्याग्रह। 15 में आए और 1917 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, याद रखिएगा। और दांडी यात्रा कब हुआ था? ये याद रखिएगा 1930 में हुआ था, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका उत्तर क्या होगा? ए, चंपारण सत्याग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसी सत्याग्रह में गांधी जी के ऊपर जो है ना महाभियोग भी लगा था, आरोप भी लगा था, हालांकि बाद में जो है हटा भी लिया गया था। नेक्स्ट 22 नंबर। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था? याद रखिएगा
स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने मिल किया था, मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ। तो इसी का विलय, स्वराज पार्टी का विलय किस में हो जाता है? कांग्रेस पार्टी में। देखिए तो कहीं है कांग्रेस? बिल्कुल है, तो इसका उत्तर क्या होगा? कांग्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आप में हमारे पीछे का वीडियो देखिएगा, ये सब लेक्चर स्वराज पार्टी को बहुत बड़ा बड़ा लेक्चर दिए हुए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना, इस पर भी बहुत लेक्चर दिए हुए हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन लेक्चर दिए हुए हैं, आप देखिएगा। 1875 ईस्वी में होगा। प्रार्थना आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल लिखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हम 2 बार दे देते हैं लेक्चर। सबसे पहले तो याद रखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है ये शब्द कौन सा भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। अब पूछेगा इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ अगर पूछ रहे ना दोस्तों तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। इसके अर्थ जब पूछे जाए तो इसको तोड़ लीजिएगा। एक शब्द इसका बनता है थियोस, एक क्या बनता है? थियोस, और दूसरा क्या बनता है? सोफिया। एक क्या बनता है? सोफिया। तो थियोस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हिंदू धर्म। इसका अर्थ क्या होता है? हिंदू धर्म। और सोफिया का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मवाद सिद्धांत, ब्रह्मवाद का सिद्धांत। तो हिंदू धर्म के ब्रह्मवाद का सिद्धांत इसका बना। तो इसी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की करेगी। कहाँ पर करेगी? कहाँ पर करेगी? न्यूयॉर्क में करेगी, और बाद में ये मुंबई आएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये कहाँ पर होगा? ये मुंबई में, सॉरी न्यूयॉर्क में होगा, और ये जो है बाद में मुंबई आता है, यह ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 25 नंबर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? हम टोटल आपको 6 बता दे रहे हैं दोस्तों, शुरू का 6 याद रहना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप लोग सब लोग जानते हैं, 1885 में हुआ था। तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, बक लोग करते हैं ना, बक मत करो, बक मत करो, बक माई बक याद रखिएगा दोस्तों, बक माई बक याद रखिएगा। तो पहला ब से रखिएगा बम्बई, दूसरा क से रखिएगा कलकत्ता। तो ये हो गया 1885 में, पहला बम्बई, ब जो 1885, अब फिर क है कलकत्ता, ये हो जाएगा 1886। ठीक है। फिर है माई, माई में माँ है, माँ से हो गया मद्रास, और मद्रास हो जाएगा 1887। फिर हरसई है दीर्घ, इसका इलाहाबाद 1888। फिर हो जाएगा, फिर ब है, फिर हो जाएगा बम्बई 1889, और फिर हो जाएगा क से कलकत्ता 1890। तो 85, 86, 87, 88, 89, 90। तो कलकत्ता, बम्बई, सॉरी कांग्रेस के अधिवेशन का शुरू के 6 टॉप 6 जो पूछे जाते हैं अक्सर, वो मैं आपको सारा बता दिया दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर निकल के आ रहा है ना, बम्बई। नेक्स्ट, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था? थोड़ी देर पहले भी बोले हैं, बिल्कुल कहीं परेशान नहीं होना है। कहाँ से हुआ था दोस्तों? मेरठ से हुआ था। पूरा लेक्चर दिया हुआ डिस्क्रिप्टिव में, आगे जाकर देख लीजिएगा, पीछे पुराने वीडियो में डाला हुआ है। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तिलक महोदय की पुस्तक पूछ रहा है, याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा गीता रहस्य। ये कब लिखे थे? 1915 ईस्वी में लिखे थे। कहाँ लिखे थे? बर्मा देश का जेल में। बर्मा कहाँ है दोस्तों? म्यांमार को ही बर्मा बोलते हैं। कौन जेल में? तो मांडले जेल में, याद रखिएगा, मांडले जेल में ये लिखे थे, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। गीता रहस्य को क्या कहते हैं? कर्मयोग भी कहा गया है दोस्तों, याद रखिएगा, कर्मयोग भी कहा गया है ना। तिलक लिखे थे। फिर याद रखिएगा, अब इनके बारे में बताते हैं। इंडियन ट्रांजिशन के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, M.N. रॉय हैं, M.N. रॉय हैं दोस्तों, याद रखिएगा, M.N. रॉय। फिर पूछेगा गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ये किसी पुस्तक है दोस्तों? ये महात्मा गांधी की पुस्तक है। फिर पूछेगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। 8 अगस्त 1942 को भारत के इतिहास में कौन सा महत्वपूर्ण घटना घटा? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, और तिलक महोदय, पटेल महोदय जो थे, उन्होंने इसका समर्थन किया था। और जब समर्थन और प्रस्ताव को समर्थन मिल गया, तब उसके बाद महात्मा गांधी 9 अगस्त 1942 ईस्वी को इस आंदोलन की घोषणा करते हैं, और उसी समय इन्होंने एक नारा दिया,
करो या मरो, डू एंड डाई, ये प्रश्न पूछता भी है। नेक्स्ट, तो याद रखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो भारतीय इतिहास में देखिए कहीं लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल है, भारत छोड़ो प्रस्ताव के रूप में, बिल्कुल सही सी उत्तर होगा, इसके अलावा कोई उत्तर नहीं होगा। 29 नंबर देखेंगे दोस्तों हम लोग, गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, मतलब किस आंदोलन से। बेचारा भारत राजनीति में प्रवेश कब करेगा, 1915 के बाद करेगा, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से ये कब आए थे, वो 15 में लौटे थे। कब आए थे, 15 में आए थे। 15 में आए तो जब भी आएंगे तो 15 के बाद ही लड़ेंगे। 15 में आए, एक साल भ्रमण किया और 17 में उन्होंने आंदोलन किया। बिहार के चंपारण सत्याग्रह राजकुमार शुक्ल के द्वारा बुलाने पर किए थे, तो चंपारण आंदोलन से इनको मिला था। ये कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था, 1918 ईस्वी में हुआ था। ये कब हुआ था, 1920 ईस्वी में हुआ था। और ये 1919 में हुआ था। सब ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ये भी प्रश्न लेक्चर में पहले दे चुका हूँ, वीडियो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। JB कृपलानी। बाद में जब ये हटे थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। तो आज का सेशन दोस्तों यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम लोग मात्र मॉडर्न इंडिया में एक वीडियो लास्ट बचा हुआ है। मॉडर्न इंडिया में मैं आप लोगों को लगभग 300 प्रश्नों की सूची दिया हूँ, जिसका PDF पहले ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया था। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से इस PDF को डाउनलोड कर लिए होंगे। वह बिल्कुल निःशुल्क है और उसके माध्यम से आप इस लेक्चर का लाभ लिए होंगे। अब साथ ही साथ आपको यह भी सूचना दे दूं कि संस्था के द्वारा अब इसके बाद जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो है बिहार स्पेशल का, और बिहार स्पेशल में 50 क्वेश्चन का मैं प्रयास करूँगा कि सीरीज हो। 30 क्वेश्चन का नहीं हो क्योंकि समय कम है। 50 क्वेश्चन का सीरीज में करने को उसमें सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मन से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।